उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। नियंत्रण का अर्थ बताने में, नियंत्रण का महत्व बताने में, नियोजन और नियंत्रण में महत्व बताने में, नियंत्रण की प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या करने और नियंत्रण की तकनीकों का वर्णन करने में। नियंत्रण की अवधारणा पर केस स्टडी। टोयोटा विश्व के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है। इसने 2006 में सभी 5 महाद्वीपों को मिलाकर 9 मिलियन से अधिक मॉडल बेचे थे। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल उद्यमों के शीर्ष 10 में से एक टोयोटा विश्व के अग्रणी निगमों में से एक है और सबसे अधिक प्रशंसित ऑटो निर्माता होने पर गौरवान्वित है। मूल कारक जिसने कंपनी को इस स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, वो इसके गुणवत्ता नियंत्रक उपाय हैं। टोयोटा उत्पादन व्यवस्था में प्रतिदिन के संचालन की नींव मानकीकृत कार्य, मानकीकृत प्रक्रियाएं होती हैं, जो ऑटोमोबाइल बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक कार्य के चरण को नियंत्रित करती हैं। मानकों का निर्धारण। उन्होंने अपने उत्पादों के लिए एक निर्दिष्ट मानक स्थापित किया। इसके साथ ही वे उत्पादों की कमियों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें ठीक करने के लिए परिश्रम करते हैं, ट्रैक करते हैं कि गुणवत्ता में कैसे सुधार हुआ और प्रक्रिया को परिशोधित करते रहते हैं जब तक वो सही ना हो जाए। मानकों को निर्धारित करना, निष्पादन का विश्लेषण करना, त्रुटियों को ढूंढना और उन्हें सुधारना टोयोटा की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के पीछे की मूल प्रक्रिया है। प्रबंधन में इन सभी प्रक्रियाओं का योग नियंत्रण की महान अवधारणा का गठन करता है। अर्थ। उपरोक्त मामले से ये सुस्पष्ट है कि नियंत्रण संगठन का एक अपरिहार्य कार्य है, जो उसके अस्तित्व और भविष्य को निर्धारित करता है। नियंत्रण प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि किसी संगठन की गतिविधियां उसकी योजना के अनुसार चल रही हैं। नियंत्रण ये भी सुनिश्चित करता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के साधनों का प्रभावी ढंग से और कुशलता से उपयोग किया जा रहा है। नियंत्रण को परिभाषित करना। कुंटज और ओडोनिल के शब्दों में प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमापों की विचलनों का पता लगाया जाता है तथा उन्हें दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, ताकि नियोजन के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नियंत्रण का महत्व। नियंत्रण प्रबंधन का एक अपरिहार्य कार्य है। यदि एक संगठन उचित नियंत्रण व्यवस्था कार्यान्वित नहीं कर रहा है, तो इसकी योजनाएं केवल योजनाएं ही बनी रह सकती हैं और परिणाम विफलता के रूप में होगा। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित तरीकों से संगठन की सहायता करती है। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना। नियंत्रण कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के बीच सीधा संबंध है। ये संगठन के लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करता है और यदि कोई विचलन हो तो उसे प्रकाश में लाता है। यदि योजनाओं से विचलन होता है
तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है। मानकों की परिशुद्धता का निर्धारण। प्रत्येक संगठन का अपना सटीकता का स्तर और मानकों का समुच्चय होता है। एक कुशल नियंत्रण व्यवस्था संगठन और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर सावधानीपूर्वक नजर रखती है। नियंत्रण व्यवस्था वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार मानकों की समीक्षा और संशोधन करने में भी मदद करती है। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। नियंत्रण एक अच्छे प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कृत किया जाना सुनिश्चित करता है। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली कर्मचारियों के प्रदर्शन के उन मानकों का विश्लेषण करती है जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है, जिससे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। संसाधनों का कुशल उपयोग करना। एक संगठन को ये सुनिश्चित करना होता है कि इसके संसाधनों का भली भांति उपयोग किया जा रहा है। नियंत्रण के उपयोग से एक प्रबंधक पूर्व निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुसार संसाधनों के अपव्यय और उनकी बर्बादी को कम करना चाहता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से किया जाए। समन्वय सुविधा। नियंत्रण कार्य एक संगठन की गतिविधियों के बीच समन्वय बनाता है। एक संगठन के प्रत्येक विभाग और कर्मचारी को नियंत्रण टीम द्वारा निर्धारित मानकों द्वारा निर्देशित किया जाता है। प्रत्येक एक दूसरे से भली भांति समन्वित रहते हैं। नियंत्रण की सीमाएं। भले ही नियंत्रण प्रबंधन के मूल कार्यों में से एक है, लेकिन ये सीमाओं से मुक्त नहीं है। उनमें से महत्वपूर्ण सीमाओं पर नीचे चर्चा की गई है। परिमाणात्मक मानकों के निर्धारण में कठिनाई। जो कुछ भी मापा जा सकता है, उसका मात्रात्मक मूल्य होता है। हालांकि प्रबंधन में मात्रात्मक मूल्यों में कुछ मानकों को स्थापित करना कठिन है। ये निष्पादन की माप और मानकों के साथ उनकी तुलना को एक कठिन कार्य बना देता है। बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण। जब नियंत्रित किए जाने वाले कारक आंतरिक होते हैं, तब नियंत्रण को तुलनात्मक रूप से कम प्रयासों से लागू किया जा सकता है। परंतु उद्यम बाह्य कारकों जैसे सरकार की नीतियां, तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा आदि को नियंत्रित नहीं कर सकता। कर्मचारियों से प्रतिरोध। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए फर्मों द्वारा विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं। कर्मचारियों द्वारा अक्सर नियंत्रण का प्रतिरोध किया जाता है। वे इसे अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब कर्मचारी को क्लोज्ड सर्किट टीवी की सहायता से कड़ी निगरानी में रखा जाता है। महंगा सौदा। नियंत्रण प्रक्रिया में अधिक समय और प्रयास लगता है। ये इस कार्य को महंगा सौदा बना देता है। एक छोटा उद्यम एक महंगी नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। वो इस पर होने वाले खर्चों को न्याय संगत नहीं ठहरा सकता है। नियोजन और नियंत्रण के बीच संबंध।
नियोजन और नियंत्रण को प्रबंधन का अविभाज्य जुड़वां कहा जाता है। एक नियंत्रण प्रणाली निश्चित मानकों का अस्तित्व सुनिश्चित करती है। ये निर्धारित मानक नियंत्रण को निष्पादित करने के आधार के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि इन पूर्व निर्धारित मानकों को किसी संगठन के नियोजन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बार योजना बन जाने के बाद नियंत्रण की भूमिका ये सुनिश्चित करने के लिए आरंभ हो जाती है कि सब कार्य योजनाओं के अनुसार हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन नियंत्रण का आधार प्रदान करता है और नियंत्रित नियोजन के अनुसार निष्पादन सुनिश्चित करता है। नियंत्रण प्रक्रिया। नियंत्रण संगठन का एक ऐसा अनिवार्य कार्य है जो गुणवत्ता और निष्पादन सुनिश्चित करता है। नियंत्रण एक विधिवत प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण निहित हैं। निष्पादन मानकों का निर्धारण। नियंत्रण प्रक्रिया का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कार्य बुनियादी मानकों का निर्धारण है। मानक एक मानदंड है जिसके अनुसार वास्तविक निष्पादन का आकलन किया जाएगा। इस प्रकार मानक मील पत्थर की भांति होता है जिसे प्राप्त करने के लिए संगठन कठिन परिश्रम करते हैं। वास्तविक निष्पादन की माप। निष्पादन मानकों के निर्धारण के बाद कर्मचारी के निष्पादन का माप उन मानकों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। वास्तविक नियोजन से विचलन को जानने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया और कर्मचारियों के निष्पादन की तुलना इन मानकों से की जाती है। निष्पादन की तुलना। यहाँ वास्तविक निष्पादन की तुलना निर्धारित मानकों के साथ की जाएगी। इस प्रकार की तुलना वास्तविक और वांछित परिणामों के बीच विचलन को प्रकट करेगी। तुलना से संगठन को ये समझने में सहायता मिलेगी कि सब कुछ ट्रैक पर है या नहीं। किसी कार्य के पूरा होने से पूर्व विचलन का पता लगाना महत्वपूर्ण है। विचलन विश्लेषण। हर प्रकार के क्रियाकलापों के निष्पादन में कुछ विचलनों का होना स्वाभाविक है। विचलन वास्तविक निष्पादन और निर्धारित मानकों के बीच का अंतर है। ये सामान्य परिस्थितियों में हो सकता है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में 100% परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सुधारने के लिए और इस बात के विश्लेषण के लिए कि व्यवसाय कहाँ पिछड़ रहा है। सुधारात्मक कार्यवाही करना। जब विचलन विशेषकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वीकार्य सीमा से परे हो जाते हैं, तो तत्काल प्रबंधकीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है ताकि पुनः विचलन पैदा न हो और मानकों को पूरा किया जा सके। एक बार सुधारात्मक उपायों की पहचान हो जाने पर संगठन इसके कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ सकता है। नियंत्रण की तकनीकें। प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकों को मुख्यतः पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों में विभाजित किया जा सकता है। पारंपरिक विधियां। पारंपरिक तकनीकों से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका उपयोग कंपनियां लंबे समय से करती आ रही हैं, जिनमें व्यक्तिगत अवलोकन, निरीक्षण
सांख्यिकीय रिपोर्ट्स आदि शामिल हैं। बिना हानि लाभ व्यापार का विश्लेषण, बजटीय नियंत्रण आदि। व्यक्तिगत अवलोकन। इस विधि के अंतर्गत पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थों का अवलोकन करता है और उनके निष्पादन का मूल्यांकन करता है। व्यक्तिगत अवलोकन प्रबंधक को सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने में सहायक होता है। इस विधि से कर्मचारियों पर अच्छा प्रदर्शन करने का मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि व्यक्तिगत रूप से उनके काम का अवलोकन किया जा रहा है। सांख्यिकीय प्रतिवेदन रिपोर्ट्स। कर्मचारियों के प्रदर्शन की रिपोर्ट्स को औसत, प्रतिशत, अनुपात, परस्पर संबंध आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये सांख्यिकीय डेटा प्रबंधकों को संगठन के विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन के संबंध में प्रस्तुत किए जाते हैं। कर्मचारियों से संबंधित निर्णय लेने के दौरान इस जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। बिना हानि लाभ विश्लेषण। बिना हानि लाभ बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, वो बिंदु है जहां लाभ के बराबर हो जाती है। बिना हानि लाभ विश्लेषण वो तकनीक है जिसका उपयोग प्रबंधकों द्वारा लागत, आकार तथा लाभों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। बिना हानि लाभ विश्लेषण से संगठन को गतिविधियों के विभिन्न स्तरों पर संभावित लाभ और हानि का पता लगाने में मदद मिलती है। बजटीय नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत सभी कार्यों का नियोजन पहले बजट के रूप में किया जाता है और संख्यात्मक विश्लेषण के रूप में योजनाओं को व्यक्त किया जाता है। इन बजटों का उपयोग वास्तविक परिणामों के बजटीय मानकों से तुलना करने के लिए किया जाता है। इस तुलना से विचलन को प्राप्त करने में मदद मिलती है। यदि कोई विचलन पाया जाता है तो सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। आधुनिक तकनीकें। आधुनिक तकनीकें वे उपाय हैं जिनका वर्तमान व्यवसायों में उपयोग किया जाता है। उनमें अनुपात विश्लेषण, लेखांकन, PERT अर्थात कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनर्विचार तकनीक विश्लेषण और प्रबंध अंकेक्षण सम्मिलित हैं। निवेश पर प्रत्याय। निवेश पर प्रत्याय ROI किसी संगठन के प्रदर्शन के आकलन की एक उपयोगी तकनीक है। इससे ये विश्लेषण करने में सहायता प्राप्त होती है कि क्या निवेश पर संतुलित लाभ उपार्जित हो रहे हैं या नहीं। ROI का किसी संगठन या उसके विभिन्न विभागों या डिवीजनों के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण से तात्पर्य वित्तीय विवरणों का विभिन्न अनुपातों की गणना करके विश्लेषण करने से है। इस विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण अनुपात हैं तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, ऋण इक्विटी अनुपात इत्यादि। प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण किसी संगठन के प्रबंधन के समग्र प्रदर्शन के विधिवत मूल्यांकन को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है या नहीं, प्रबंधन और श्रमिकों की दक्षता
और प्रभावशीलता की समीक्षा करना है। PERT और CPM पुनर्वालोकन तकनीक, PERT एवं आलोचनात्मक उपाय प्रणाली, CPM नियोजन और नियंत्रण में उपयोगी हैं। ये तकनीकें विशेष रूप से नियोजन, सूचीयन तथा विभिन्न प्रकार की समयबद्ध परियोजनाओं को लागू करने, जिनमें विभिन्न जटिल, विविध और परस्पर संबंधित समस्याओं का निष्पादन निहित है। प्रबंधन सूचना प्रणाली ये एक कंप्यूटर आधारित सूचना पद्धति है जो प्रभावी प्रबंधकीय निर्णय लेने हेतु सूचना और सहायता प्रदान करती है। उत्तरदायित्व लेखाकरण ये लेखाकरण की वो विधि है जिसके अंतर्गत एक संगठन के विभिन्न विभागों, खंडों तथा वृत्तों को उत्तरदायित्व केंद्र के रूप प्रतिष्ठित किया जाता है। केंद्र का प्रधान अपने केंद्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होता है। सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। नियंत्रण ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि वास्तविक क्रियाकलाप नियोजन के अनुरूप हों। प्रबंधकीय नियंत्रण का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। नियंत्रण मानकों की शुद्धता सुनिश्चित करने, संसाधनों के कुशल उपयोग सुनिश्चित करने, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देने, संगठन में शांति और अनुशासन का वातावरण बनाने और विभिन्न गतिविधियों को समन्वयित करने में भी मदद करता है, ताकि वे सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दिशा में मिलकर कार्य कर सकें। नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं। किसी संगठन का बाह्य कारकों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। किसी संगठन में नियंत्रण व्यवस्था को अपने कर्मचारियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। कभी-कभी नियंत्रण एक महंगा सौदा भी बन जाता है, खासकर छोटे संगठनों के लिए। इसके अतिरिक्त प्रबंधन के लिए निष्पादन के गुणात्मक मानकों को निर्धारित कर पाना सदैव संभव नहीं है, जिनकी अनुपस्थिति में नियंत्रण प्रक्रिया की प्रभावशीलता कुछ हद तक कम हो जाती है। नियंत्रण की प्रक्रिया में निष्पादन के मानकों का निर्धारण, वास्तविक निष्पादन का मानकों के साथ तुलना, विचलन का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्यवाही करना सम्मिलित है। व्यक्तिगत अवलोकन, सांख्यिकीय रिपोर्ट, हानि लाभ रहित व्यापार विश्लेषण और बजटीय नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की पारंपरिक विधियां हैं। निवेश पर प्रत्याय, प्रबंधकीय अंकेक्षण, PERT और CPM और प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रबंधकीय नियंत्रण की आधुनिक तकनीकें हैं।